नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो उड़ान झारखंड सार संग्रह से है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आपकी झारखंड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है मुंडा शासन व्यवस्था। तो चलिए इस टॉपिक को पूरा देखते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको देखिए। पहला जो लाइन है वो है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। क्या क्या है उसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण पद है मुंडा। संबंधित तथ्य क्या है उसको भी देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, मुंडा गांव का प्रधान होता है। यह पद वंशानुगत होता है, यानी वंश दर वंश चलते रहता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांवों के विवादों का निपटारा करना होता है। और मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खुटकट्टीदार कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ परिवार होता है। चलिए, हातू मुंडा या ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम को हातू कहा जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। वहीं है कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गांव के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्नवत है, आप देख सकते हैं। ठाकुर जो है वो है पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी होता है। वरकंदाज गांव का सिपाही होता है। दारोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रक होता है। लाल सभा का वकील होता है। इस बुक में नोट दिया कि झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को तारांकित कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अखड़ा या अखड़ा। इसमें क्या होता है, परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। और यह गांव, देखिए स्टार का चिन्ह है, यह पूछा गया प्रश्न है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। और मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या अखड़ा में ही किया जाता है। मानकी, पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। पाहन, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। और इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। महतो, यह पाहन का सहायक होता है। महतो जो है पाहन का सहायक होता है और यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूताखेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। पुजार या पनभरा, पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। पढ़ा राजा या पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अन्य तथ्य में आप देख सकते हैं कि इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता
तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 17 में। नागवंशी शासन व्यवस्था, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या होता है उसको देख लीजिए। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। फनी मुकुट राय, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया और फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसको याद रखिएगा, सुतियांबे को, ठीक है ना। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया और इसके शासन काल में ही पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है और इस परिवर्तन के शासन व्यवस्था में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई और इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। आगे जो पॉइंट है उसको देखते हैं। आगे है, इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूल नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा और बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल ने 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर यानी मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया और इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूयियर कहा जाने लगा। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए और इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी और इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए और फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई और 1773 ईस्वी में विटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर की वसूली निर्बाध तरीके से की जा सके और 1780 ईस्वी में छोटा नागपुर, खास, रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ ट्रिक बनाया गया। इसका संचालन शेरघाटी से किया जाता था तथा चोपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई और अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया और इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई और इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। चलिए, नागवंशी शासन व्यवस्था, इसमें क्या था कि इसमें महतो यह गांव का प्रमुख व्यक्ति था। महतो जो था गांव का प्रमुख व्यक्ति था। भंडारी या राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण हेतु उत्तरदायी था। पट्टी या पढ़ा स्तर पर देखिए भूइयर या आप जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। इसे विभिन्न न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। उसके बाद पट्टी के स्तर पर पाहन जो होता है, पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन हेतु संचालन हेतु पाहन जिम्मेदार होता था
और महाराज, नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराज शब्द से संबोधित किया जाने लगा। और दीवान, यह राज्य का वित्तीय प्रमुख था तथा राज्य के विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार भी था। उसके बाद पांडे या पंच द्वारा पढ़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णय को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। तो दोस्तों, ये था आपका उड़ान झारखंड पब्लिकेशन के झारखंड सार संग्रह से संबंधित 2 चैप्टर 16 और 17। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, चैप्टर 18 के और 19 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।